हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सेकेंड का कुछ टॉपिक बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है कीटनाशक की घातक मात्रा लिखिए। एग्जाम में जैसे था कीटनाशक की घातक मात्रा या ELD15 वैल्यू। तो ELD15 वैल्यू क्या होता है? तो किसी कीटनाशी की घातक मात्रा या ELD15 वह मात्रा होती है जो किसी परीक्षा किए गए स्तनधारी जैसे चूहा, चमगादड़ इत्यादि की 50% संख्या को एक बार में मार देता है। ELD15 किसी कीटनाशक की घातक मात्रा वह मात्रा होती है जो कि परीक्षण किए गए स्तनधारी जैसे चूहा, चमगादड़ इन सभी को 50% संख्या को एक बार में मार देता है। जबकि स्तनधारी के शरीर का भार 1 किलोग्राम और कीटनाशी की मात्रा 1 मिलीग्राम हो। 1 किलोग्राम का दोस्तों जो स्तनधारी रहेगा उसे 1 मिलीग्राम ELD15 से मार सकते हैं। इसलिए इसे मिलीग्राम प्रति किलोग्राम में लिखा जाता है। ELD15 का मूल्य जितना अधिक होगा, कीटनाशी में विषाक्तता उतनी ही कम होगी। ELD15 की दोस्तों जो मूल्य है जितना भी महंगा रहेगा उसमें उतना ही कम विष पाया जाएगा, और ELD15 का मूल्य जितना कम होगा उसमें विषाक्तता उतनी अधिक पाई जाएगी। तो यह था ELD15। तो ELD15 यदि आप लोगों को एग्जाम में दे दिया तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं ELD15 को। या तो दे देगा कीटनाशक की घातक मात्रा लिखिए, या तो ELD15 के बारे में लिखिए, तो आप लोग इसको लिख दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कीटों द्वारा प्रत्यक्ष लाभ। कीटों द्वारा प्रत्यक्ष लाभ, तो कुछ कीट हमें प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाते हैं, जैसा कि हमें पहले ही कहा जा चुका है, पहले ही पता है, सभी कीट हानिकारक नहीं होते। कुछ कीट हमें प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से लाभ भी पहुंचाते हैं, जैसे लक्ष्य कीट, मधुमक्खी तथा रेशम कीट। हमें क्रमशः लक्ष्य कीट हमें लक्ष्य प्रदान करता है, मधुमक्खी मधु प्रदान करती है मतलब शहद, और मोम प्रदान करती है। रेशम से हमें रेशम प्राप्त होता है, रेशम से हम लोग कपड़ा बनता है। तो ये सब जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी हैं ये सभी चीज़ें, और इन पदार्थों से भारत को प्रतिवर्ष 50 करोड़ की आय भी प्राप्त होती है। तो यह था कीटों द्वारा प्रत्यक्ष लाभ। कीटों द्वारा प्रत्यक्ष लाभ आप लोगों को दे दोगे तो आप लोग लिख सकते हैं आसानी से कि कुछ कीट हमें प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाते हैं, जैसे लक्ष्य कीट, मधुमक्खी, रेशम कीट। इनसे हमें क्रमशः रूप में लक्ष्य कीट से लक्ष्य, और मधुमक्खी से शहद या मधु, और मोम और रेशम से हमें रेशम प्राप्त होता है। ये सभी मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। भारत को प्रत्येक वर्ष इन सभी पदार्थों से 50 करोड़ रुपए का आय होता है। तो आगे चलते हैं, ये था कीटों से प्रत्यक्ष लाभ। आगे इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है? पारिस्थितिकी जिसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे इकोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ उसका क्या पारस्परिक संबंध है उसी का अध्ययन करेंगे, उसी इकोलॉजी कहते हैं। या एक और परिभाषा है, प्रकृति की संरचना एवं उसके कार्य के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। प्रकृति की संरचना एवं कार्य के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। आगे है कीटों से हानि। कीटों से हानियां। तो कीटों के अत्यधिक प्रयोग से न केवल वातावरण दूषित हो रहा है, अपितु कीटों में उनके प्रतिरोधिता उत्पन्न हो रहे हैं। जब दोस्तों कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है तो उससे वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। उससे ज़्यादा दोस्तों कीटों में उनके प्रति प्रतिरोधिता उत्पन्न हो रही है। साथ ही परजीवी एवं परभक्षी कीटों को हानि हो रही है। साथ ही कीटनाशियों को अवशिष्ट खाद्य पदार्थों पर या उनके अंदर रह जाने से मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं। तो कीटों से हमें बहुत सी हानियां हैं, इनमें से कुछ मुख्य हानियां थी जो मैंने आप लोगों को बताया। आगे चलते हैं, कीट विष का नियम, इंसेक्टिसाइडियल लॉ। तो भारतवर्ष में कीटों को सर्वप्रथम भारत विष एक्ट, पॉइजनस एक्ट ऑफ इंडिया 1919 के अंतर्गत, और फिर औषधिक एक्ट 1940 के अधीन रखा गया। भारत में कीट विषों को सबसे पहले भारतीय विष एक्ट 1919 के अंतर्गत और फिर औषधि एक्ट 1940 के अधीन रखा गया। एग्जाम पूछ सकता है, इंसेक्टिसाइडियल लॉ लिखिए।
या कीट विषयों का नियम लिखिए। इसके बाद भारतीय खाद्य सामग्री मिलावट संबंधी एक्ट 1955 तथा प्राणी विश्व उपचार एक्ट 1964 में बनाए गए। कीट विषयों एवं उनसे संबंधित उपकरणों के मानकों में स्थिरता लाने के लिए भारतीय मानक संस्थान नई दिल्ली, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में पेस्ट कंट्रोल सेक्शनल कमेटी कार्य करती है और कीट रसायनों तथा मशीनों के मानक के लिए निर्धारित करती है। यह शुद्ध मानक वस्तुओं पर ISI का चिन्ह लगाती है, अतः इन वस्तुओं को खरीदते समय इस चिन्ह को देख लेना चाहिए। ISI चिन्ह क्या होता है मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। कीट विषयों के वास्तविक अधिनियम 1968 तथा नियम 1972 में बने, जिनका मुख्य उद्देश्य कीट विषयों के आयात, निर्माण, विपणन, विक्रय, परिवहन, वितरण और प्रयोग इत्यादि पर नियंत्रण रखना है, ताकि उनके कुप्रभावों से मनुष्य तथा अन्य प्राणियों से बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त इन रसायनों के प्रकार और शुद्धता पर भी निगरानी रखी जाती है। तो यह था कीट विष का नियम। कीट विष भारत में सबसे पहले कीट विष का नियम भारतीय विष एक्ट के अंतर्गत 1919 में किया गया, फिर औषधि एक्ट 1940 के अधीन रखा गया। इसके बाद खाद्य सामग्री मिलावट संबंधी एक्ट 1955 में, प्राणी विष और उपचार एक्ट 1964 में बनाए गए। उसके बाद आगे देखते हैं अब कीटनाशी अधिनियम 1968 और 1972, बहुत इंपॉर्टेंट बार बार एग्जाम पूछता है। तो कीटनाशी अधिनियम 1968 और 1972 में क्या प्रावधान है उसी को हम लोग देखेंगे। तो कीटनाशी अधिनियम व नियम में प्रमुख प्रावधान निम्न प्रकार से हैं। पहला है कीटनाशक जो देश में निर्मित है, जो अपने देश में बना है या आयात किया जाता है, सभी का पंजीकरण केंद्र स्तर पर कराना आवश्यक है। कीटनाशक जो निर्मित है अपने देश में या आयात किया जाता है, सभी का पंजीकरण केंद्र पर स्तर कराना आवश्यक है। पंजीकरण के लिए आवेदन पंजीकरण समिति, कीटनाशक अधिनियम कृषि विभाग फरीदाबाद को दिया जाता है। इसके लिए 100 रुपये शुल्क आवेदन पत्र के साथ चालान द्वारा 068 अदर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस अदर रेसिप्ट फी फाइन्स में जमा करके भेजा जाता है। पंजीकरण के बाद कीटनाशक के विनिर्माण और विक्रय के लिए लाइसेंस दिया जाता है। सबसे पहले पंजीकरण कराया जाता है, पंजीकरण के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क होता है। उसके बाद राज्य सरकार विनिर्माण और विक्रय के लिए लाइसेंस की अनुमति या नवीनीकरण के लिए लाइसेंस अधिकारी नियुक्त करती है। उसके बाद क्या होता है, उप निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ विनिर्माण के लिए, ये तीसरे पॉइंट में क ख बनाया गया है, क्योंकि ये देखिए जो लाइसेंस अधिकारी बनाए जाते हैं उसमें उप निदेशक एक बनता है जो पौध संरक्षण के लिए होता है, वो उत्तर प्रदेश और लखनऊ विनिर्माण के लिए बनाया जाता है। और दूसरा विक्रय, स्टॉक प्रदर्शन और वितरण इत्यादि के लिए जो लाइसेंस बनाता है वह जिला कृषि अधिकारी बनाता है। इसके बाद क्या हुआ 1968-1972 इंसेक्टिसाइड लॉ में, तो अनुज्ञप्ति की अनुमति के लिए या लाइसेंस की अनुमति के लिए या वितरण इत्यादि के लिए निम्नलिखित आवेदन पत्र के साथ खजाना चालान द्वारा मद, एग्रीकल्चर चार्ट, अदर रेसिप्ट फॉर अदर आइटम्स को लगाकर भेजा जाता है। प्रत्येक कीटनाशी निर्माण के लिए कम से कम 50 रुपया और अधिकतम 500 रुपया दोस्तों दिया जाता है। उसके बाद विक्रय, स्टॉक प्रदर्शन, वितरण इत्यादि के लिए प्रत्येक कीटनाशी के लिए 20 रुपये और अधिकतम 300 रुपये दिया जाता है लाइसेंस के लिए। दोस्तों आगे है कीटनाशी अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार राज्य स्तर, जनपद स्तर व खंड स्तर कार्यरत सहायक पौध संरक्षण अधिकारी के कीटनाशी निरीक्षण के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनके भी निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है अपने क्षेत्र के अंदर कीटनाशकों के विक्रय करने वाले सभी स्थानों का 1 वर्ष में कम से कम 3 बार निरीक्षण करना, जहाँ भी कीटनाशक को बेचा जा रहा है। अगला है लिखित शिकायतों का समाधान करना। अगला है यह सुनिश्चित करना कि अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन किया जा रहा है। अगला पॉइंट है उन कीटनाशी के नमूने प्राप्त करना और विश्लेषण के लिए भेजना जिन पर अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन की आशंका हो। अगला पॉइंट है अधिनियम या तत्संबंधी नियमों के उल्लंघन पर अभियोजना संस्थित करना।
अगला है दोस्तों 6वां पॉइंट, नमूने वाले कीटनाशी या स्टॉक का अधिग्रहण करना। अगला पॉइंट है निरीक्षणों और की गई कार्यवाही का अभिलेख तैयार करना तथा अभिलेखों की प्रति अनुपालन अधिकारी को भेजना। प्रति मतलब दोस्तों झरोक्स जो होता है, कीटनाशकों के विक्रय और उपयोग में अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में निरीक्षण और पूछताछ करना। तो यह था कीटनाशी अधिनियम 1959 और 72। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। एक आदर्श कीटनाशी के गुण लिखिए, या में दे सकता है। तो क्या होता है, वर्तमान समय में अनेक प्रकार के कीटनाशी बीज बाजार में उपलब्ध होते हैं। कभी कभी किसी विशिष्ट आवश्यकता के लिए उपयुक्त प्रकार के कीटनाशी के चुनाव में समस्या उत्पन्न हो जाती है। अतः कीटनाशी का चुनाव करते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कीटों के लिए उच्च विषाक्तता हो, शीघ्र विषैली क्रिया युक्त हो। ये सब दोस्तों आदर्श कीटनाशी का गुण बताया जा रहा है। प्रयोग की गई सतह पर स्थायित्व हो। अब इसे अब अच्छा गुण नहीं समझा जा रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नोट में दिया गया है। पौधे के लिए विषकार और क्षतिकारक न हो, लक्ष्य कीट को मारने वाला हो, कीटों की अधिकांश अवस्थाओं को मारने वाला हो। ये सब दोस्तों आदर्श कीटनाशी का गुण बताया जा रहा है। मनुष्य सहित उच्च जंतुओं के लिए हानि रहित हो, दूसरे पीड़क नाशी कीटों के साथ संगतता हो, लाभदायक जंतुओं और वनस्पतियों के लिए हानि रहित हो, प्रयोग किए गए रूप में मृदा के अंदर इकट्ठा होने की प्रकृति न हो, खाने योग्य पौधे की उपज को धब्बा युक्त, दोष मुक्त या विषैला न करने वाला हो। तो इतना भी दिखा भी आगे और भी है आदर्श कीटनाशी का गुण। आगे चलते हैं। थोड़ी मात्रा में प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक प्रभावी हो, यातायात और भंडारण की सामान्य दशा में उचित स्थायित्व हो, अप्रिय गंध से मुक्त तथा मनुष्य के त्वचा तथा स्थानों पर संपाप न डालने वाला हो। अगला पॉइंट है दाहकत्व रहित हो। उसके बाद अगला पॉइंट है उपकरणों के धातु एवं रबर भागों को क्षय करने वाला न हो, जिससे भी दवा का आप लोग छिड़काव कर रहे हो उसके बारे में बताया जा रहा है। प्रयोग के लिए इच्छित रूप में प्राप्त होने वाला हो, आर्थिक मूल्य पर सुगमता से प्राप्त हो, भारतीय प्रमाणिक संस्थान के मानकों के अनुसार तैयार हो। तो ये दोस्तों सबसे जरूरी है, भारतीय प्रमाणिक संस्थान के मानक के अनुसार तैयार हो, उस पर ISI मार्क होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप लोग ये भी समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं। ये बार बार एग्जाम पूछता है, भी पूछा था आपके मासा कमर यूनिवर्सिटी में कि कीट विष का प्रयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखते हैं। तो कीट विष का प्रयोग करते समय हमें निम्नलिखित सावधानी रखनी चाहिए। इसमें पहला है, कीटनाशी के कट्ठरों या धारकों के लेख पत्रों पर दिए गए निर्देश को दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। जो भी आप कीटनाशी लाएं उसके अंदर एक पर्ची होती है, एक लेख पत्र होता है, उसको हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए कि उस पर क्या निर्देश दिया गया है। उसके बाद कीटनाशी के प्रयोग करते समय कीटनाशी का प्रयोग करने के लिए तैयार करते समय उसके चूड़ अथवा फुहार श्वास द्वारा लेने का पूर्ण रूप से बचाव करें। इसके लिए आप लोग मास्क का प्रयोग करें, जिससे आपके अंदर उसका श्वास लेने पर आपके अंदर दवा न जा पाए। अगला पॉइंट है, कीटनाशी का त्वचा से संपर्क नहीं होना चाहिए। यदि दुर्घटनावश ऐसा हो जाता है तो तुरंत साबुन से धोना चाहिए। कीटनाशी को त्वचा से नहीं टच होना चाहिए, त्वचा से संपर्क नहीं होना चाहिए। यदि हो गया तो आपको तुरंत साबुन से धो लेना चाहिए। आगे चलते हैं। कीटनाशी के प्रयोग करते समय बीड़ी, सिगरेट तथा खाने का पूर्ण प्रतित्याग होना चाहिए। यदि आप दवा का छिड़काव कर रहे हैं तो आप लोगों को कुछ मुंह में खाना नहीं है। कीटनाशी के फुहारों तथा हवा द्वारा उड़ाए गए धूल कणों से बचने के लिए सुरक्षात्मक वस्त्र और श्वसन यंत्र पहने। आगे है, कीटनाशी का प्रयोग नंगे हाथ न करें। आप लोग हैंड ग्लव्स पहन के कीटनाशी का प्रयोग करें। अगला पॉइंट है, कीटनाशी के प्रयोग और फसल की कटाई के बीच एक सुरक्षित अंतराल देना चाहिए। तो आप लोग, मैं इतना पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग आसानी से कुछ ही पॉइंट याद हो जाएगा तो एग्जाम में लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है, जहाँ तक संभव हो कीटनाशी का प्रयोग उन विकासशील अवस्थाओं के लिए किया जाए जो इसके प्रति संवेदनशील या सूक्ष्मग्राही हो। अगला पॉइंट है, प्रयोग से पहले उस क्षेत्र में किसानों, श्रमिकों तथा पशुओं को हटा देना चाहिए। अगला पॉइंट है, परागकण करने वाले कीटों विशेषकर मधुमक्खियों की रक्षा के लिए फूल लगी फसलों पर कीटनाशी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है, अधिक या संज्ञान में आने वाली योग्य कीटनाशी के अवशिष्ट किसी उपभोग के लिए तैयार उपज पर वंचित होने चाहिए। अगला पॉइंट है, कीटनाशी का प्रयोग तभी करना चाहिए जब कीटों की संख्या आर्थिक दहलीज स्तर को
पार कर जाए, न कि केवल उसके देने मात्र पर। तो यह था कीटनाशी को प्रयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। इसके पहले मैंने आप लोगों को जितना भी इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट का बताया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो उसको देख लेंगे तो उसमें से भी आप लोगों का कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं आप लोगों को फिर से एक बार बायोलॉजिकल कंट्रोल बता देता हूँ। बायोलॉजिकल कंट्रोल बार बार पूछता है, इसलिए दोनों बताता हूँ। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है? जब पीड़क को नियंत्रण के लिए या कीट के नियंत्रण के लिए मनुष्य के द्वारा उसके प्राकृतिक शत्रु का प्रयोग किया जाता है, तो उसे जैविक नियंत्रण कहते हैं, या बायो कंट्रोल या बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। यह पीड़क पौधे जंतुओं में हो सकते हैं, मनुष्यों को हो सकते हैं। इस नियंत्रण की विधि में मनुष्य प्राकृतिक शत्रुओं को प्रोत्साहित करता है, उनके अनुकूल वातावरण तैयार करता है तथा भारी मात्रा में प्रयोगशालाओं में पालकर उनके रुचि के पीड़कों के ऊपर छोड़ता है। जैसे दोस्तों बताया, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था कि यदि आपको चूहा परेशान कर रहे हैं, आपके घर में बहुत से चूहे हो गए, आपके खेत में बहुत से चूहे हो गए हैं, तो आप लोग बिल्ली पालिए। बिल्ली जो है चूहों को खा जाएंगे, तो बिल्ली जो है वही इसका प्राकृतिक शत्रु है चूहे का। तो इसी को बायोलॉजिकल कंट्रोल कहा जाता है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल समझ गए होंगे आप लोग। एक क्वेश्चन है प्लांट क्वारंटाइन। प्लांट क्वारंटाइन का होता है, थोड़ा सा 2 लाइन का है, समझ लीजिएगा आप लोग। पादपनाशक कीटों को ऐसे नए क्षेत्रों में जहां वे नहीं पाए जाते हैं, बहिष्करण, निरोध अथवा सत्यापित होने में विलंब के उद्देश्य से कृषि वस्तुओं के आयात निर्यात पर कानूनी प्रबंध लगाना ही पादप संरोध कहलाता है या प्लांट क्वारंटाइन कहलाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत ही जरूरी है। प्लांट क्वारंटाइन एग्जाम पूछ सकता है। आईपीएम का परिभाषा दोस्तों दे सकता है, आईपीएम के बारे में लिखिए। तो आईपीएम की परिभाषा क्या होता है? एकीकृत नासी जीव प्रबंधन, नासी जीव के नियंत्रण करने का एक ऐसा बहुउद्देशीय कार्यक्रम है जिसमें वातावरण के सभी संसाधनों जैसे शस्य क्रियाएं, यांत्रिक क्रियाएं, जैविक अवस्थाओं एवं पदार्थों तथा रासायनिक विधियों को उपयुक्ततम समन्वित करके नासी जीवों के घनत्व को आर्थिक क्षति स्तर के नीचे सीमित रखा जाए और रसायनों से हो रहे प्रदूषण को यथासंभव कम किया जाए। उसी को कहते हैं आईपीएम या एकीकृत नासी जीव प्रबंधन। अब देखेंगे आईपीएम का उद्देश्य। आईपीएम का उद्देश्य, पहला है इसमें फसल, स्वस्थ फसल उत्पादन। दूसरा है फसल की साप्ताहिक निगरानी। अगला है कृषक को अपने ही खेत में प्रवीण बनाना। अगला है कि किसानों के खेत पर व्यवहारिक रूप से अपनाए जाने वाले कार्यक्रम। तो यह था आईपीएम का उद्देश्य। अब देखेंगे आईपीएम से लाभ। तो पर्यावरण प्रदूषण से बचाता है, सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा है सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। अगला है आर्थिक रूप से लाभकारी भी होता है। अगला पॉइंट है पारिस्थितिकी संतुलन का अनुरक्षण करता है। अगला पॉइंट है कीटनाशकों के प्रयोग से जल, वायु, मृदा में होने वाले प्रदूषण को कम करता है। अगला पॉइंट है किसानों के व्यवहार एवं खेती की पद्धतियों में बदलाव लाता है। अगला पॉइंट है किसानों को उनकी उत्पादन क्रियाओं पर नियंत्रण का अधिकार देता है। अगला पॉइंट है पुनरुत्थान, प्रतिरोध एवं परवर्धी कीट आपदा को कम करता है। अगला पॉइंट है कृषि लागत मूल्य को कम करता है। तो यह था आईपीएम का लाभ। तो उम्मीद करते हैं हमने जितना बताया समझ में आया होगा आप लोगों को। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और आप लोग पीछे का जो भी मैंने आईपीएम में आईडीएम बताया हुआ है उसको जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।